आज पूरे शो के दौरान न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी, जरा एक नजर इस पर। तो सबसे पहले बात भारत के एक्शन की और मालदीव्स में पसर रहे टेंशन की। जी हां, भारत की ओर से जो लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मालदीव्स के बिगड़े हुए बोल के बाद, उसके बाद से मालदीव्स में टेंशन है। वहां पर मंत्रियों को निलंबित जरूर किया गया है, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। भारत में गुस्सा है, क्या कुछ आगे हो सकता है, बताएंगे आगे। इसके अलावा एसआईपी में निवेशकों का जोश हाई है और एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। आज बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में ये जो भारतीयों के भरोसे की कहानी है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है। खास बात होगी एमपी चेयरमैन के साथ भी। सोमवार को बाजार धड़ाम रहा और मुनाफा वसूली हावी रही पहले दिन, और आगे क्या कुछ ट्रैजेक्टरी रह सकती है, क्या आगे भी मुनाफा वसूली होगी या फिर लौटेगी तेजी, बताएंगे आपको आज के शो में। और साथ ही साथ बात होगी जाड़े की मार जोड़ों पर पड़ रहा है। जी हां, जाड़े में यानी कि सर्दियों में लोगों के जोड़ों का दर्द उभर कर सामने आ जाता है। आज आपको ये बड़े काम की चीज बताएंगे कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बचें कैसे, किन तरह के जो दर्द हैं उनको लेना है सीरियसली और किन्हें आप छोटी छोटी बातों से कर सकते हैं ठीक। बात होगी इस पर भी। और रोज की तरह अब बारी है इंडिया 360 के कवर स्टोरी के पोल की, और आज कवर स्टोरी हमारी मालदीव से जुड़ी हुई है, इसलिए आज हमारा सवाल भी मालदीव से जुड़ा हुआ है। देखिए, सवाल सीधा सीधा यह है कि क्या मालदीव्स के बिगड़े बोल पर सख्त राजनयिक एक्शन लेने की जरूरत है? क्योंकि आप देखें, तल्ख टिप्पणियां भारत की तरफ से जरूर हो रही हैं, सेलिब्रिटीज और आम लोगों की तरफ से, लेकिन कोई बड़ा राजनयिक कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरह भाषा का प्रयोग भारत के लिए किया, क्या मालदीव्स पर एक सख्त राजनयिक एक्शन होना चाहिए? हाँ या ना में आपको देना है जवाब, और आपके जवाब हम करेंगे समाहित आगे। पूरा पोल का रिजल्ट आपको बताएंगे, और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई कमेंट है, कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसे हम शो में शामिल करेंगे। तो इस पोल का जवाब भी आपको देना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। और आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो दिन भर छाई रही। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। जी हां, बीजेपी इस उपचुनाव से पहले ही टीटी को भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी। अब सोचिए, जिसको कैबिनेट मंत्री बना दिया वो चुनाव हार गया। कांग्रेस के रूपंदर सिंह कुन्नर ने राज्य सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,283 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया है। आपको बताएं कि पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उससे उनकी जान को खतरा है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट किए और कहा कि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही वो फिर से अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गए हैं। मायावती ने योगी सरकार से अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और बीएसपी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की गुजारिश भी की है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा करते वक्त पीएम ने कहा कि 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे हुए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। संजय सिंह ने जेल से एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की
पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अपना राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज किया। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली ने आम आदमी पार्टी ने 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसमें संजय सिंह हैं। एनडी गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। संजय सिंह को दिल्ली अदालत ने नामांकन व्यक्तिगत रूप से करने की इजाजत दी थी। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनन मामले में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला के समधी दिलबाग सिंह के ठिकानों पर ईडी ने 5 दिनों तक छापेमारी की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक छापेमारी खत्म होने के बाद ईडी ने दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों पर के जो ठिकाने हैं उनके छापेमारी के दौरान विदेशी हथियार, लगभग 300 कारतूस, 5 करोड़ रुपए नकद और 100 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरी झारखंड से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब पूजा सिंघल की जमानत याचिका अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पूजा से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके पति अभिषेक झा एंटीसिपेटरी बेल पर जेल से बाहर हैं। 6 मई 2022 को ईडी ने खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि कैसे पूजा से शादी करने के बाद अभिषेक झा की कमाई में कई गुना का इजाफा हो गया। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के सुप्रसिद्ध लड्डू का जीआई रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसे जीआई नंबर 1168 मिला है। जल्द ही ये लड्डू भारत की बौद्धिक संपदा का हिस्सा बनेंगे। इससे पूरी दुनिया में इसी जीआई टैग के साथ अयोध्या के लड्डुओं का व्यापार किया जा सकेगा। सरकार इस लड्डू की क्वालिटी टेस्टिंग, प्रचार, पैकेजिंग करके इसके इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने का प्लान बना चुकी है। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था और दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना था। उत्तर भारत के कई कड़ाके की ठंड से इलाके जो है वो जूझ रहे हैं। इस बीच आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए गंभीर कोल्ड डे की स्थिति की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में अगले 2 दिनों में अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। दिन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भीषण ठंड के चलते पंजाब सरकार ने 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। चंडीगढ़ में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मालदीव्स के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत की तरफ से जो रिएक्शन हुआ है उससे मालदीव्स की टेंशन बढ़ी हुई है। मालदीव सरकार की ओर से जिम्मेदार मंत्रियों को निलंबित करने के बावजूद सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड नहीं रुक रहा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ साथ आम लोग भी मालदीव्स के खिलाफ अपना गुस्सा लगातार निकाल रहे हैं। आज हम भारत और मालदीव्स के बीच चल रही इसी तनातनी का करेंगे विश्लेषण। जानेंगे कि यह मामला अभी और कितना बढ़ेगा, भारत से रिश्ते खराब करने के बाद मालदीव्स पर इसका कितना असर होगा, और साथ ही साथ बात होगी कि क्या भारत की ओर से जो कार्रवाइयां, एक तरह से सरकार की तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन रिएक्शन जो समाज की तरफ से आ रहा है, जनता की तरफ से आ रहा है, क्या अब इसको एक राजनयिक रूप में भी ले जाना चाहिए? क्या राजनयिक रूप से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए? इसका वक्त आया है या नहीं, विश्लेषण करेंगे इसका। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद देश भर के लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। हजारों लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी विरोधी पोस्ट को लेकर विवाद के बीच ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर दी है। इधर फिल्मी हस्तियों ने भी मालदीव का जमकर विरोध किया है। अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार समेत कई भारतीय हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मालदीव का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है।
मालदीव के मंत्रियों और अफसरों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। हो सकता है उन्होंने चीन के इशारे पर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन उनकी कुर्सी तो भारत की ताकत के कारण ही गई है। मालदीव के इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी से भी भारत का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मालदीव को अपना गुस्सा और विरोध दिखाने के लिए विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया। मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे और सफाई दी। अब आपको बताते हैं विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा की थी। यात्रा के दौरान मालदीव के कुछ सरकारी अधिकारी और वहां के लोग नाराज हो गए। इस संबंध में मालदीव की मंत्री मरियम शिवना ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया और विजिट मालदीव्स ट्रेंड के माध्यम से पर्यटकों को अपने देश की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया था। उनकी पोस्ट पर मालदीव के कुछ अन्य नेटिजन्स ने भी भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी और अपमानजनक टिप्पणियां की। मालदीव के मंत्रियों की हरकत का हर्जाना अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर वहां की इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत से ही पहुंचते हैं। वहीं टूरिज्म के अलावा भी मालदीव कई मायनों में भारत पर भी निर्भर है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के दौरान कुल 17.5 लाख विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। उनमें से सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे। इसके बाद रूसी पर्यटक का स्थान है। पिछले साल 13 दिसंबर तक कुल 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, जबकि वहां इसी तारीख तक 2,09,146 रूसी पर्यटक पहुंचे थे। तीसरे स्थान पर चीन था, जिसके 1,87,118 पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था। अब अगर भारतीय पर्यटक वहां पहुंचना रोक देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। बता दें कि पीएम की लक्षद्वीप यात्रा के बाद गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया है। वहीं ट्रैवल बुकिंग साइट्स और एजेंट्स के पास लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, द्वारका, पुरी, कोच्चि के लिए पूछताछ पैकेज बुकिंग में 3400% का इजाफा देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री कई तरह के नए प्लान और पैकेज पर विचार कर रही है। साथ ही देखो अपना देश के तहत भी सरकार घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति मयाल जी हमारे साथ प्रेसिडेंट ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन वाइस चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय के भारद्वाज जी, साउथ एशिया स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो मैं ज्योति जी चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ चल रहा है मालदीव्स को लेकर। ईज माई ट्रिप ने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया कैंसिलेशन वगैरह का। मुझे बताइए कि ओवरऑल टूरिज्म और टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस कितना प्रभावित हो रहा है। आने वाले 20-25 दिन बता रहे हैं कि बहुत डिसरप्टिव होने वाले हैं। मालदीव्स के लिए सर्टेनली होने वाले हैं, बिकॉज मालदीव्स में आपने देखा जैसे ट्वीट्स चल रही हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं कि नो वन हैज द राइट टू एक्चुअली अब्यूज द कंट्री हेड, अ प्रीमियर ऑफ अ कंट्री एंड अ कंट्री व्हिच इज ग्रोइंग सो वेल इकोनॉमिकली। सो सबसे पहले तो सेंटिमेंट ये आता है, वी इंडियंस आर सेंटिमेंटल पीपल, वी आर वेरी इमोशनल, वी डू नॉट लाइक वांट टू बी क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट। उन्होंने लक्षद्वीप की बात करी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्रिटिसाइज करने की क्या बात है। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड इसमें हम लोग सब इकट्ठे हैं, एकदम एकत्र एक ही भाषा में बोलेंगे कि हमारे लोग को अपनी रिस्पेक्ट चाहिए। व्हाई शुड वी सेंड ट्रैवलर्स टू अ कंट्री व्हिच हैज नो रिस्पेक्ट फॉर अस। सो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट सेंटिमेंट दैट्स गॉन आउट टू द इंडस्ट्री। और इसमें पर इनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मालदीव्स तो चली टूरिज्म पे रहा है। 66% उनकी जीडीपी है जो टूरिज्म से चलती है, जिसमें से 60% इस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आ रहे हैं इसमें से। तो उनकी तो कंट्री की बैकबोन टूरिज्म है। हाउ कैन दे अफोर्ड टू टॉक लाइक दिस, स्पेशली जब हम उनका हमेशा साथ देते रहे हैं, हर चीज में साथ दिया, डॉक्टर्स, टीचर्स, टूरिज्म, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमारे वजह से है। तो हाउ कैन दे डू समथिंग लाइक दिस एंड क्रिएट सच अ बज and negativity in the entire between two countries? I think that's a very sad state of affairs. कहाँ उनका 11% GDP था और हमारी इन्वेस्टमेंट अब हमारा it's risen up to 23% in 2021. Our investment into Maldives. I think it's a very sad state of affairs, and the way Maldives has reacted and not shown any maturity in this entire matter is something to be seen.
that is what I believe in. Of course, it's sad that the tourism industry gets affected by this, because आपको पता है, एक आम आदमी के मन में कुछ नहीं होता है। ये जो बैठे हैं कुर्सियों पे, इनको समझ भी नहीं आता ये कब क्या बोल देते हैं और पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं। बिल्कुल, और दूसरी कंट्रियों के इन्फ्लुएंस में भी आके बात करते हैं, जिससे सारा माहौल खराब हो जाता है। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी सेड अबाउट दिस, एंड वी नीड टू बी ऑल टुगेदर टू से कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं जानी चाहिए थ्रू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली, यानी कि आप बोल रही हैं कि थोड़े बहुत सेटबैक ज़रूर आएंगे इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, हल्के फुल्के, बट क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विजिटर्स है मालदीव्स के लिए, हेविली डिपेंडेंस है उसकी टूरिज्म पर इंडिया से, तो ऐसे में ज़्यादा झटका लगेगा मालदीव्स को ही, जो कि वो डिज़र्व करता है इस इतने डिसरिस्पेक्टफुल काम के लिए। बट हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं भारद्वाज सर, चाहे वो 1988 का कूप हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स वहां पर आए हों, हमेशा से भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है मालदीव्स के लिए। किसी भी क्राइसिस का आप उदाहरण लेके देख लीजिए। अभी जो इन्होंने सीधा टारगेटेड जो कोशिश की है, इस तरह के दोयम दर्जे की हरकतें करने की जो कोशिशें वहां पर हुई हैं, आपको क्या लगता है सर, द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से अब भारत मालदीव्स कहां जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जहाँ बात है, वो निश्चित रूप से जब से वहाँ पे गयूम साहब हटे हैं, उसके बाद में राजनीतिक परिवर्तन आया है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई है, एमडीपी और नसीद वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से एक एंटी इंडियन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स वहाँ पे क्रिएट किया गया है। और जो एंटी इंडियन डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है, उसमें एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का बहुत बड़ा एक योगदान है उनको प्रमोट करने में। लेकिन ये बात तो भूल जाते हैं कि भारत और मालदीव का जो आइलैंड स्टेट है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, एक नेचुरल और एक यूनिक रिलेशंस है। वो यूनिक रिलेशंस, वो जो नेचुरल रिलेशंस हैं, वो किसी और देश के साथ स्थापित नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से 2-3 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिसको हम कहेंगे कि चाहे सुरक्षा की बात हो, या फिर आप आर्थिक विकास की बात हो, या राजनीतिक स्थायित्व की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत और इन आइलैंड स्टेट्स का आपस में बहुत बड़ा जुड़ाव है। और जब तक इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, चाहे मैंने कहा कि आर्थिक विकास की भी बात है, जब तक दोनों के बीच में कॉर्डियल संबंध नहीं रहते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो हम एक दूसरा देश हम विकास नहीं कर पाते हैं। ये बात पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट जो तैयार कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मौजू, वो इंडिया आउट के नारे पे वहां पर सत्ता में आए हैं। लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, सत्ता हथियाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फैब्रिक है, जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं मालदीव के साथ में, और जो डिपेंडेंसीज हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो मैक्रो लेवल पे खासकर जो 3 डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, ये इस बात को भूल गए कि आपस में कितना बड़ा डिपेंडेंसी है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या सुरक्षा की दृष्टि से हो, या फिर राजनीतिक स्थायित्व की दृष्टि से हो। और अब उसको माइक्रो लेवल पे, जनता के लेवल पे वो बात फ्लोट हो गई है, जिस तरीके से जो, क्योंकि ये एज जो है, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का एज है, इसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया एंटी और बायकॉट मालदीव का नारा जो दे रहे हैं, तो जो मालदीव पिछले कोविड-19 के बाद से जिस तरीके से टूरिज्म से सफर हुआ है, वहां पे टूरिस्ट जाना बंद हो गए थे, वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो जो मालदीव की इकोनॉमी है वो ज्यादा डेट ट्रैप की तरफ चली जाएगी। इस बात को मालदीव के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है, चाइना ने जो वहां पे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो मालदीव की जीडीपी से कई गुना बड़ा है, और वो वही हालात हो जाएंगे मालदीव के जो पिछले कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिल रहे थे। तो ये बात सोचने की बात है कि आर्थिक विकास की बात हो या सुरक्षा की बात हो, हमारे हित जुड़े हुए हैं, और इसको आपको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। तो लेकिन एक और बड़ी बात जो आ रही है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी मेजो लेवल पे, मैं कहूँगा, इसको एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे हम एकदम मालदीव, क्योंकि उन्होंने हरकतें, 3 मिनिस्टर्स ने बहुत गंदी हरकत की है और उसको कंडेम भी किया है। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अनएक्सेप्टेबल है, और ये डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्सेप्टेड नहीं है, इसके एडवर्स इंपैक्ट पड़ेंगे। लेकिन हमको भी बहुत पेशेंस है, क्योंकि मालदीव
चाहे कुछ भी हो, हमारे साउथ एशिया का पार्ट है और आइलैंड स्टेट है, ये दोनों देशों के लिए के हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको बहुत वैलिड पॉइंट्स है भारद्वाज सर। मैं आऊंगा इस पे कि हम जो रिएक्शन दे रहे हैं, हमने अभी अपने दर्शकों से सवाल भी आज यही पूछा है कि क्या सख्त राजनयिक कदम उठाने की आवश्यकता है, या जो वहां से जो रिस्पॉन्ड आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ डेरिवेटिव रिमार्क्स के बाद, क्या वो पर्याप्त हैं, या हमें आगे जाना चाहिए? मैं आऊंगा, क्योंकि देखिए द्विपक्षीय मसला है, थोड़ा मैच्योरिटी से हैंडल करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। बट ज्योति जी, कहा यह जा रहा है कि मालदीव्स ने ये जो गलती कर दी है, इस गलती में भारत के लिए अवसर निकलकर ये आ गया कि अब अपना देश देखो, जो कैंपेन चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब वाकई में लोग देख रहे हैं कि साहब लक्षद्वीप कहाँ है। हम देख रहे हैं कि तरह तरह की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मालदीव्स क्यों जाना। तो अब हमारे अपनी डेस्टिनेशंस के प्रति भी लोगों का एक समझ बढ़ रही है। तो ये समझ बढ़ाने के लिए एक हमने मालदीव्स का वेट क्यों किया? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, हम आज तक इन डेस्टिनेशंस की तरफ क्यों नहीं देख रहे थे? दीपक जी, ये ठीक मतलब ये अब कोविड के बाद से हमने देखा कि सबका इंटरेस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत बढ़ा। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना देश चलाया था, एक बहुत ही अच्छा कैंपेन था। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स ग्लोबली, और उसमें हम लोग को बहुत फायदा हुआ एंड आवर कंट्री सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो, यू नो। सो उसमें हमारा जॉब्स रही, काफी जॉब्स रही बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, ह्यूज वैल्यू चेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। बट हमारी कंट्री, यू नो, आज इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। आई वुड से कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पे इतने सारे वेदर्स हैं, जहाँ हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, बीचेस भी हैं, एडवेंचर भी है, कल्चरल टूरिज्म भी है, ट्राइब्स भी हैं। आई मीन देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस कंट्री। इट्स ओनली कि बहुत अभी कम टाइम से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना शुरू हुआ है, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट, द वे इट्स मूविंग फॉरवर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने, इट्स अ ह्यूज साइन ऑफ अ ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाई यू सी कि अब लोग सब जगह डोमेस्टिक में जा रहे हैं। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर नहीं हुई थी, बिकॉज उसको वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत है, कनेक्टिविटी अभी नहीं करी उन्होंने। तो आई थिंक नाउ इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हमारे जितने बीचेस हैं, जितनी हमारी, अब हम क्रूज टूरिज्म पे पॉलिसीज बना रहे हैं, क्रूजेस आ रहे हैं इंडिया में। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नाउ द कंट्री इज लुकिंग एट। और जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जी, जो अब इतनी इंप्रूव हो गई है, जिसके वजह से हम हर कोने में जा सकते हैं इंडिया में। सो आई थिंक दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। और आप जब बात करते हैं मालदीव्स की, तो मेरे को इस पे जरा ये याद आया कि जब कोविड के टाइम पे इनको बहुत प्रॉब्लम थी, दे केम अप टू अस एंड करीबन 9 के 10 मैंने मीटिंग्स करी होंगी मालदीव्स मिनिस्टर के साथ, टूरिज्म मिनिस्टर के साथ, दैट हाउ वी कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इंडिया उस वक्त काफी बंद था और ग्लोबली कंट्रीज बंद थी, एंड दे वर्कड वेरी हार्ड टुवर्ड्स टूरिज्म। आई मस्ट से दैट जो पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत काम किया, और हमने एज टाई हमने एमओयू भी साइन किया इनके साथ, एंड टूरिज्म की ग्रोथ देखी, क्या मल्टीपल ग्रोथ देखी हमने। 62,000 से कहाँ ये 3.5 लाख पे लोगों पे पहुंच गए, you know, within the 3 years. Absolutely ज्योति जी, और वहाँ के बिल्कुल, और वहाँ के जो नेता हैं, इनफैक्ट वहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहा है, ये पूरा इंसिडेंस अगर आप देखेंगे, वहाँ के आप अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ के अखबारों में, वहाँ के पब्लिकेशंस में जो विपक्ष की आवाज है उसको ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है, जो ये कह रहे हैं कि हम ये लग्जूरियस डेस्टिनेशन अगर दुनिया में बने हैं तो भारत जैसे देशों की वजह से ही बने हैं, और आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। बिना भारत के आपकी इकोनॉमिक यात्रा की कल्पना करना मालदीव्स के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसा भारद्वाज सर कह रहे हैं कि मुइज़्ज़ू साहब ने थोड़ा बहुत अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए जरूर इधर उधर की बातें की है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मालदीव्स के हित में कतई नहीं है, ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। और एक नेबर होने के नाते हम आपस में अगर जितना प्रगाढ़ संबंधों को बनाएंगे, ये पूरे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। लेकिन भारद्वाज सर, ये 2 तारीख को पूरा वाकया शुरू होता है। 2 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स यानी कि ट्विटर पर कुछ शोकेस करता हुआ लक्षद्वीप की खूबसूरती को कुछ ट्वीट करते हैं, और उसके बाद से ये रिएक्शंस का सिलसिला शुरू होता है। कहा यह जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप जाकर संभवतः मालदीव्स को ही संबोधित करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी तरफ से जो
इंडिया के अगेंस्ट जो बातें की जा रही थी, हमारी आर्मी को वापस भेज जाने की बार बार बयानबाजी की जा रही थी कि हमें इंडियन आर्मी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तो संभवतः एक मैसेजिंग शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से देना चाह रहे थे। क्या ये बात सही है सर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप का जो वो पूरा उसकी खूबसूरती का बयान वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग थी उसमें मालदीव्स के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। वो कोई भी हमारा जो इकोनॉमिक वेंचर है उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए अगर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है जी। लेकिन मालदीव क्या है, कुछ अब जब से मौजू आए हैं तब से वो लीक से हटके काम कर रहे हैं। लीक से हटके क्या काम कर रहे हैं कि अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी पहली यात्रा भारत में होती थी, लेकिन इस मौजू ने पहली यात्रा टर्की की और दूसरी यात्रा चीन की। लीक से हटके काम कर रहे हैं। मालदीव ये बात नहीं समझ रहा कि उनके सामने चैलेंजेस बहुत है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसमें अगर सी राइज होता है तो मालदीव का अस्तित्व कहाँ जाएगा, मालदीवियंस कहाँ जाएंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारत उसके लिए काम कर रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात, मौजू ये भी भूल रहे हैं कि जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन मालदीव में हो रहा है कि मालदीव की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे देश वहां पर रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वहां पे एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी मालदीव की बेसिक फैब्रिक के खिलाफ है। अगर वहां रेडिकलाइजेशन हो जाएगा और टेररिज्म का हब हो जाएगा तो वहां पे टूरिज्म के लिए जाएगा कौन? तीसरी बात, वो ये बात नहीं समझ रहे कि भारतीयों के लिए सबसे नजदीक अगर डेस्टिनेशन है भारतीय स्थानों के बजाय तो वो मालदीव है। चीन और रशियंस को आने में बहुत समय लगेगा। अभी भी भारत सबसे ज्यादा है, आपने बताया, तो उसके बाद रशिया है और तीसरा चीन है। चीन इसको पॉलिटिकल स्टंट के रूप में, मोटिवेशनल टेक्टिक के रूप में अपने 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 टूरिस्ट को यहाँ भेजता है कि ताकि इनकी प्रेजेंस इन क्षेत्रों में बढ़े। तो ये बात समझने की है कि इस तरीके के इमेच्योर स्टेप्स अगर एक छोटा एक आइलैंड स्टेट उठाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वही बात जो राजपाक्से ब्रदर्स ने श्रीलंका में की थी और भारत एक सेवियर के रूप में वहां गया, $4 बिलियन का वहां पे वो किया। ये बात मालदीव को नहीं भूलना चाहिए। मालदीव में भारत आज भी जो जिस तरीके के अगर मिलिट्री इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि जो मेराइन रेस्क्यू एयरक्राफ्ट हमने वहां पे रखे हुए थे, हमारे 75 ट्रुप्स वहां पे रखे हुए थे, हमने वहां की सुरक्षा को ध्यान में रख दो। डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे प्रोजेक्ट मौसम हो, चाहे प्रोजेक्ट मालाबार हो, उसमें मालदीव का एक हमारा कंसिडरेशन है। हमने वहां पे हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, एजुकेशन में, आईटी में, प्रोग्रेसिव चीजों में हमने वहां इन्वेस्टमेंट किया है और मालदीव के विकास की बात सोची है। तो ये बात नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक मैं मोटी बात आपको और बताना चाहता हूं कि मौजू ये गलती कर रहे हैं। उनको लगता है कि जनता का उनको मैंडेट मिला है। उनको जनता का मैंडेट इसलिए मिल गया कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस थी, सोली और नसीद के बीच में फ्रैक्शंस हुआ, उसका उनको फायदा हो गया, वो सत्ता में आ गए। अभी भी मालदीव में जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो भारत के पक्ष में है, भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हैं। तो ये बात सोचना चाहिए। और इनके जो इमेच्योर मिनिस्ट्री जो अभी मिनिस्टर्स आए हैं इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना अगर स्टेटमेंट देंगे तो उनको, उनके पास रास्ता कहाँ है? वो उनको, उनका जो नेचुरल डेस्टिनेशन है वो तो भारत है, वो कहाँ जाएंगे आप? और इसका इसीलिए मालदीव की सरकार ने कड़ा रुख लिया है और वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को कंडेम किया है और करना भी चाहिए। और भारतीयों को निश्चित रूप से, एक स्मॉल कंट्री है, छोटा देश है, मालदीव का अस्तित्व अगर सही मायने में, रियल सेंस में, यथार्थवादी दृष्टि से देखते हैं तो कहीं नहीं होता है। तो हमको मैच्योरिटी से हमको आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी आती है और वहां पे रेडिकल ताकतें और चाइना जैसा अगर वहां हो जाता है तो निश्चित रूप से एक भारत के एक बगल में एक फोड़ा तैयार हो जाता है। तो हम उस फोड़े को बढ़ने नहीं देना है। हमको उनको टैकली, स्मार्टली, पॉजिटिवली टैकल करना है, कंस्ट्रक्टिवली टैकल करना है। गरीब और इनस्टेबल मालदीव भारत के लिए ठीक नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखते हैं आगे बढ़ने की बात। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो मुइज़्ज़ू साहब हैं, सरकार उन्होंने ज़रूर बना ली है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, नशीद और सोले के बीच में जिस तरह से आपसी उसके वोटों का बंटवारा हुआ, आप कह सकते हैं कि कहीं का कुनबा कहीं से जोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा टाइप का जो कहा जाता है, उस तरह की एक सरकार वो चला रहे हैं। और लुक एट द मिनिस्ट्री, जो आप उनके पोर्टफोलियो में इतने इमेच्योर अगर मिनिस्टर्स भर्ती किए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेच्योरिटी की कितनी कमी है।
खुद वहाँ की सरकार को निलंबित करना पड़ता है 3-3 मिनिस्टर्स को। तो ये स्थिति है मालदीव्स की और मुइज़्ज़ साहब की। हालांकि जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं मुइज़्ज़ साहब जाके चाइना में हैं। पहला उन्होंने ऐसा हमेशा ये होता था कि मालदीव्स की पहली विजिट हमेशा भारत की होती थी। इन्होंने ये पहले टर्की गए, टर्की के बाद ये चाइना गए हैं और इस बीच में उनके देश में क्या कुछ चल रहा है इस बात से शायद वो उनको अंदाज़ा भी होगा। और मुझे लगता है कि मालदीव्स में मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन, मेजॉरिटी ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े हुए लोग इस बात से खफा होंगे मुइज़्ज़ साहब से और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से कि ये इस तरह का ऊल जलूल उटपटांग जो है बयानबाजी की गई है। बहरहाल हमने आज पोल रखा था अपने दर्शकों के लिए। मुइज़्ज़ साहब को केपी ओली और राजपाक से ब्रदर से सीखना चाहिए। उन्होंने नहीं सीखा क्योंकि कहा यह जाता है कि उनके पूरा का पूरा चुनाव जो है वो फंड किया गया था चीन की तरफ से, तो वो किस मुंह से स्वीकारेंगे? उनको हिसाब किताब भी तो देना है चाइना जाके कि उनके पैसे का क्या किया। एनीवेज, एक और चीज होती है कि टूरिज्म हमेशा पीस बढ़ाता है और हार्मनी बढ़ाता है और लोगों को मालूम है कि उनको बिजनेस चाहिए। पॉलिटिक्स में लोग जो कदम लेते हैं वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं हो सकता फॉर द नॉर्मल पब्लिक एंड पीपल हैव इन मालदीव्स रियलाइज दैट। सुबह से मेरे को उनके प्रेसिडेंट के फोन आ रहे हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस के फोन आ रहे हैं कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए, टूरिज्म मत कम करिएगा, बिकॉज दे आल्सो नो दे हैव टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर एंड टूरिज्म एक्चुअली ओपन्स लॉट ऑफ वेन्यूज एंड इट इज for each and everyone to survive in this country with this huge value chain is what is going to drive the economy. They also understand absolutely, that. I think it's time for them to understand these facts also. नहीं, हम तो कह रहे हैं क्योंकि मैं तो वहाँ के अखबार देख रहा हूँ, मैं तो हेडलाइंस देख रहा हूँ कि वहाँ किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मालदीव्स की जनता इस तरह की हरकतों के साथ है और मेजॉरिटी ऑफ आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ मालदीव की जो जनता है वो वाकई में किसी न किसी रूप में दबाव बनाकर मुइज़्ज़ साहब जब आएंगे चाइना से उन पर दबाव बनाएगी और ज़्यादा। बहरहाल अब वक्त है आज के पोल का, ज़रा देख लेते हैं कि हमारी जनता ने क्या अपना रिएक्शन दिया है। हमारा आज का सवाल था कि क्या मालदीव्स के बिगड़े बोल पर सख्त राजनयिक एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो देखिए जिस तरह से ये हरकत हुई है ये रिएक्शन आना स्वाभाविक था। 83% लोग कह रहे हैं कि यस, राजनयिक एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि सबक सिखाया जाए। जो लोग कह रहे हैं 17% की नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर सैक किया जा सका है 3-3 मिनिस्टर्स को। वहाँ की सरकार ने खुद कहा है कि हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आगे भी अगर कार्रवाई करने की बारी आई तो वो भी किया जाएगा। कोशिश ज़रूर हो रही है भरसक मालदीव्स की तरफ से कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, बट मुझे लगता है कि भूल इतनी भारी हो गई है कि ये अभी आने वाले दिनों में फौरी तौर पर ये मसला सुलझेगा, दिक्कतें कम करेगा मालदीव्स के लिए, ऐसा नज़र नहीं आता। फिलहाल जो हमारे आज की पोल पर हमारे दर्शकों की राय है वो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। ज्योति मैम थैंक यू सो मच, भारद्वाज सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, थैंक यू सो मच। और आइए अब देखते हैं बिजनेस जगत की दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। फिनो पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन किया है। आरबीआई ने आज ये जानकारी दी है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल 5 दिसंबर को स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई के पास आवेदन किया था। इसके बोर्ड ने इस प्रस्ताव के लिए पिछले साल 28 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। फिनो पेमेंट्स बैंक के मुताबिक नए ग्राहकों को जोड़ने पर इसका जोर लगातार बना हुआ है और इसका मुनाफा तेजी से बढ़ा है। सितंबर तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41% उछलकर 19 करोड़ 52 लाख रुपए रहा। मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर मशीन के मैन्युफैक्चरर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ कल से निवेश के लिए खुल रहा है। इस आईपीओ में 11 जनवरी तक पैसे लगा पाएंगे आप। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 315 से 331 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये इस साल का पहला मेन बोर्ड आईपीओ है। ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग, ईएमएस, डाई मोल्ड जैसी इंडस्ट्री को सर्विस देती है। आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल करने के करीब 10 दिन पहले फर्स्ट क्राई के फाउंडर और एमडी सीईओ सुपम माहेश्वरी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी हल्की की थी। उन्होंने 62 लाख शेयर बेचे हैं।
इसका खुलासा सेबी के पास दाखिल DRHP से हुआ। सुपम ने ये शेयर 487 रुपए के अधिकतम भाव पर बेचे थे, यानी इस डील से उन्हें 300 करोड़ रुपए मिले। अब IPO के तहत भी वो अपनी कंपनी के शेयर बेचेंगे। माहेश्वरी की कंपनी में हिस्सेदारी 7.46% से घटकर 5.95% रह गई है। टाटा ग्रुप ने अपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम्स के IPO लाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। IPO के लिए औपचारिक प्रक्रिया इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। टैको टाटा ग्रुप की एंटिटीज के मालिकाना हक वाली कंपनी है। इसकी डायरेक्ट होल्डिंग टाटा सन्स के पास है। टाटा सन्स की टैको में लगभग 21% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। TACO यानी कि टैको की स्थापना 1995 में हुई थी। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट छंटनी की तैयारी में है। कंपनी अपने करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। यह कंपनी के टोटल वर्कफोर्स का करीब 5 से 7% है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रही है और मार्च-अप्रैल तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि फ्लिपकार्ट में कुल 22,000 कर्मचारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छंटनी का असर फैशन पोर्टल मिंत्रा के लिए काम करने वाले कर्मचारियों पर नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि फ्लिपकार्ट ने नियुक्तियां रोक दी हैं। मर्सिडीज बेंज ने अपनी प्रीमियम SUV मर्सिडीज बेंज GLS का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कार को 2 ट्रिम्स और 5 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। इसकी GLS 450 वेरिएंट की कीमत 1,32,00,000 रुपए रखी गई है और GLS 400D की कीमत 1,37,00,000 रुपए है। मर्सिडीज ने कार बुकिंग चालू कर दी है और जल्द ही डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अपडेटेड मर्सिडीज बेंज GLS भारत में BMW X7, Audi Q8, Volvo XC90 और लैंड रोवर डिस्कवरी जैसी SUVs को टक्कर देगी। दिसंबर में देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के संगठन एम्फी के मुताबिक दिसंबर में ओपन एंडेड स्कीम्स के तहत कुल AUM 50,80,000 करोड़ रुपए था, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 48,78,000 करोड़ रुपए रहा था। दिसंबर में SIP के जरिए कुल इनफ्लो अगर आप देखेंगे वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 17,610 करोड़ रुपए रिकॉर्ड इनफ्लो रहा। एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकट चिलसानी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संस्था एम्फी ने अपने दिसंबर महीने के डेटा जो है वो जारी कर दिया है। क्या है संदेश और किस तरह की जो मैसेज है वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव वेंकट चलासानी सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो हाइलाइट्स हैं किस तरह के संकेत दे रहे हैं इसमें। धन्यवाद सौरभ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू जी टीवी। इस महीना दिसंबर 2023 में हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। एम्फी का एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का टोटल AUM जो है 50 लाख करोड़ क्रॉस हो गया। एज ऑन 31st of December 2023 द नंबर इज़ 50,78,000 करोड़। इसमें हमने 1,70,000 करोड़ का ग्रोथ देखा सिर्फ दिसंबर मंथ में। एंड ये जो जर्नी जो है 50 लाख करोड़ 2013 से 2023 तक 10 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ हुआ। ये 10 साल का अंदर एक ग्रोथ अचीवमेंट कर पाया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2022 दिसंबर में 40 लाख करोड़ था, एक साल का अंदर 50 लाख करोड़ हुआ। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। सलमान खान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। खबर है कि सलमान खान के फार्म हाउस पर 2 अनजान युवक घुस गए थे। ये घटना सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस की है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दोनों आरोपियों के पास से फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर दोनों युवक कौन हैं, इनका मकसद क्या था, कहां से आए थे। इस संबंध में पुलिस का बयान सामने आना बाकी है। वहीं एक्टर की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। सलमान खान को पिछले साल कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो खुलेआम एक्टर को धमकी
बातें बोलने से कतराता नहीं, धमकी भरा ईमेल भी भेजा जा चुका है। इसी के चलते सलमान खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है। मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 670 अंक टूटकर 71,350 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 197 अंक गिरकर 21,500 के पार क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 47,450 पर हुई। देखिए, हफ्ते की शुरुआत अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट के साथ हुई, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तकरीबन 200 अंकों का कट यहां पर आपको देखने को मिला। बात करें अगर आप बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर भी आप देखें 48,000 के नीचे, जो कि की लेवल है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिली। बाकी स्मॉल कैप देखें, मिड कैप देखें, सेंसेक्स देखें, सभी इंडिसेज में अच्छी खासी मीनिंगफुल करेक्शन आज आपको देखने को मिला। गिरावट आपको देखने को मिली यूपीएल की तरफ से 3.5% का कट यहाँ पर रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% लुढ़का, SBI लाइफ तकरीबन 2% की गिरावट, और डिविस लैब यहाँ पर भी आप देखें तो 2% की गिरावट आपको नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे ऐसे कमजोर बाजार में भी जहां पर आपको तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो HCL टेक ज्यादा नहीं 1% का मूव है। ONGC, NTPC और सन फार्मा केवल 0.5% का कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको देखने को मिला। लेकिन जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जो रिपोर्ट्स आ रही है, इनका बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। सूला विन्यास जहां पर देखिए तकरीबन 2 सेशन में 40% तक का मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला। बड़ी तेजी 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। हुनासा कंज्यूमर्स बड़ी डील के बाद 6% की तेजी। इजी ट्रिप प्लानर्स, फीम इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको बड़ा मूव देखने को मिला। और क्वार्टरली अपडेट्स के बाद अगर आप देखें तो 2 FMCG पैक है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। GCPL और मेरिको तकरीबन 4% का कट रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 5% की गिरावट रही, लेकिन नायका काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है। यहाँ पर आप देखिए अपडेट के बाद 2% की खरीदारी आपको नजर आई। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो बड़ा ब्रेकडाउन आपको बंधन बैंक में देखने को मिला। वोकआउट 6% लुढ़का। नवीन फ्लोराइन, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर 5.5 से 6% की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए ट्राइडेंट 17% का बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला। केपरी ग्लोबल, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और JBM ऑटो, इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी नजर आई। MSCI इंडेक्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं। 13 फरवरी को इसका ऐलान होगा। कौन से हो सकते हैं शामिल और कौन बाहर, इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ है वरुण दुबे। देखिए, आने वाले समय में MSCI इंडेक्स में होने वाले बदलाव के लिए नुवामा ने एक रिपोर्ट निकाली है। हालांकि ये रिपोर्ट इन्होंने पहले भी निकाली थी, लेकिन अब कुछ राइडर्स के साथ इन्होंने रिपोर्ट निकाली है और कौन से बदलाव हो सकते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहले इंडेक्स में शामिल होने के लिए कट ऑफ डेट होती है, तो 18 जनवरी से 31 जनवरी ये वो कट ऑफ डेट है जब स्टॉक के प्राइसेस जो है उनके मुताबिक सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पे शामिल होंगे या निकाले जाएंगे। 13 फरवरी वो डेट है जबकि MSCI ऑफिशियली अनाउंस करेगा कौन से बदलाव होने वाले हैं, और ये सारे के सारे बदलाव जो है 29 फरवरी से लागू होने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो 4 जनवरी तक MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का जो शेयर था करीब 17.1% था, और इनका कहना है
कि मिड 2024 तक ये शेयर बढ़ के करीब 20% के आसपास हो सकता है। अब जो स्टॉक शामिल हो सकते हैं MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में, उसमें जिंदल स्टेनलेस, PNB, BHEL, NMDC, ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयर शामिल है। कुछ स्टॉक्स जहाँ पे तेज़ी की ज़रूरत है MSCI इंडेक्स में शामिल होने के लिए, उसमें 2 से 6% तक तेज़ी की ज़रूरत जिन स्टॉक्स में है उसमें एल्केम लैब्स, यूनियन बैंक, सोलार इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज जैसे काउंटर शामिल है। 8 से 12% की तेज़ी जिन स्टॉक्स में ज़रूरत है उसमें डालमिया भारत, NHPC, GMR एयरपोर्ट, नायका जैसे काउंटर शामिल है। जिन स्टॉक्स में 15 से 20% की तेज़ी की ज़रूरत है उसमें कैनरा बैंक, मैनकाइंड फार्मा, बॉश और वोडाफोन आइडिया जैसे काउंटर शामिल है। साथ ही साथ MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 22 शेयर जो है उनको शामिल किया जा सकता है। ज़्यादातर ये हाल ही की लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि इल्डा, होनासा कंज्यूमर्स, फेड बैंक फाइनेंशियल, इसके अलावा कुछ और कंपनियां जैसे कि जे कुमार इंफ्रा, CSB बैंक, ये वो कंपनियां हैं जिनको स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। GMR और प्रेस्टीज को अगर आप देखेंगे तो MSCI के जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ से इन काउंटर्स को बाहर निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है इनको दूसरे इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए एक स्टॉक जिस पर नज़र रखना है वो IGL का, क्योंकि इनका कहना है कि MSCI का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है फ़िलहाल तो ऐसा लगता नहीं कि कोई भी स्टॉक वहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन IGL पे नज़र रख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर 3 से 4% के आसपास की गिरावट IGL में इन स्तरों से आती है तो हो सकता है कि MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स से ये बाहर निकल जाए। तो एक तो IGL यहाँ पे नज़र रखिएगा, इसके अलावा जो बदलाव जिसकी लिस्ट इन्होंने दी है वहाँ पे नज़र रखिएगा। 13 फरवरी को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा और 29 फरवरी से ये सब लागू हो जाएगा। सर्दियों में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो आपको किस तरह का ख्याल रखना है और किस तरह की बातों से एहतियात बरतना है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम में गिरता तापमान जोड़ों के दर्द के लिए घातक साबित होता है। ऑर्थोपेडिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। खासकर गठिया के रोगियों को सर्दियों के दौरान जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ जाती है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के जोड़ों और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। खासकर जिन लोगों को पहले से चोट लगी हुई होती है उनकी मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द भी सर्दियों में उभर जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर ठंड के मौसम के दौरान जोड़ों में दर्द की क्या वजह होती है। दरअसल सर्दियों में गिरते तापमान से शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन और जोड़ों में अकड़न होने लगती है। मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण बॉडी में ब्लड फ्लो प्रभावित होने लगता है। ऐसे में हमारी बॉडी में दर्द वाले रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी में ब्लड फ्लो के प्रभावित होने के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी होने लगती है। ये भी जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की वजह बनती है। वहीं कम तापमान से जोड़ों के भीतर तरल पदार्थ गाढ़ा हो जाता है और इसमें रगड़ के चलते दर्द बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द की एक और वजह सर्दी के दिनों में पानी का सेवन कम करना भी है। दरअसल ठंड में प्यास कम लगती है और बॉडी में तरल पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड प्रभावित होता है। साइनोवियल फ्लूइड का काम हड्डियों को मजबूत बनाना और जोड़ों के बेहतर कामकाज में मदद करना होता है। ये हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। अब सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द से निजात पाने की बात करते हैं। सबसे पहले तो ठंड के मौसम में पर्याप्त धूप का सेवन करें। इससे मिलने वाली विटामिन डी शरीर में हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है, क्योंकि अक्सर सर्दियों में घर में दुबके रहने से धूप नहीं मिल पाती और जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है। वहीं सर्दियों में घर में ही वर्कआउट जरूर करें। इससे बॉडी को गर्म रखने में मदद मिलती है। साथ ही डेली एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है। इससे जोड़ों में अकड़न या दर्द को कम किया जा सकता है। सर्दियों के दौरान ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। खासकर फिश, नट्स, सीड्स, अखरोट और अलसी के सेवन से जोड़ों में दर्द से राहत मिल सकती है। साथ ही पपीता और आंवला के सेवन से विटामिन सी मिलता है। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जो पुरानी चोट के दर्द को कम करने में मददगार होता है। इन सब एहतियातों के बीच ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने। इससे बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है और ब्लड सर्कुलेशन में जोड़ों के दर्द की शिकायत कम हो जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZeeIndia360 याद रखिए। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।